हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बीएससी और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे हैं। पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या सम्मिश्र विश्लेषण अपना चल रहा था। इस पेपर में अपन विश्लेषिक फलन के ऊपर पूरा का पूरा डिस्कशन चल रहा है अपना। जो भी अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं सब विश्लेषिक फलन से रिलेटेड है। और लास्ट लेक्चर में अपन ने कोशी-रीमान समीकरणों से संबंधित कुछ क्वेश्चन, कोशी-रीमान समीकरणों का ध्रुवीय रूप, डब्लू का ध्रुवीय रूप में अवकलज, ये अपन पढ़ चुके हैं और आपको अच्छे समझ में आए होंगे कि किसी का कोई डाउट नहीं आया, किसी को क्वेरी नहीं आई इतने सारे बच्चों में। तो बहुत अच्छे से आप समझ रहे हैं और रेगुलर पढ़ते रहिए ऐसे ही। एक मेन बात थी कि टाइम को लेके कुछ मैं सोच रहा था, विचार कर रहा था कि टाइम 11 बजे के बजाय थोड़ा सा चेंज किया जाए। और मैं चाहता हूं कि आप लोग ये क्लास देखते ही, जैसे आप ये क्लास देखें और आपको ये वाली बात मिले तो आप तुरंत मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप पे बताएं कि आपके अनुसार टाइम क्या रहना चाहिए। सब लोग अपने अपने विचार रखें और टाइम के ऊपर सबके विचारों को देखते हुए, सबका सुटेबल टाइम देखते हुए फिर अपन एक मॉर्निंग का ही टाइम रखेंगे, इवनिंग नहीं, मॉर्निंग में कोई टाइम फिक्स कर लेंगे। क्योंकि रीजन ये है कि किसी की तो कॉलेज चल रही है इस टाइम पे ऑनलाइन ही, किसी की कोई अदर कोचिंग है या कुछ और है। तो टाइम वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भले ही अपनी क्लास सुबह 8 बजे भी आती है, 9 बजे आती है, आप 10 बजे 11 बजे कितने बजे देख सकते हो। लेकिन एक वेट होता है बच्चों को कि हाँ उस टाइम मुझे क्लास चाहिए। जैसे 11 बजे का भी वेट रहता है, 11 बजे मुझे क्लास चाहिए। तो ये सही एक प्रॉपर अपन मैं टाइम मॉर्निंग और थोड़ा जल्दी करने की सोच रहा हूँ। तो आप लोग क्लास देखते हैं मुझे मैसेज करेंगे कि सर आपके अनुसार कौन सा टाइम सही रहेगा। फिर सारे बच्चों का टाइम देखते हुए एक जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा आएगी उसी टाइम को प्रॉपर रख दिया जाएगा। चलो ठीक है, अब टॉपिक शुरू करते हैं अपन। लास्ट अपन पढ़ते पढ़ते यहां तक आ गए थे कि लास्ट लेक्चर में अपन ने कोशी-रीमान समीकरणों या सीआर इक्वेशन जो थी उनका आपने ध्रुवीय रूप देख लिया था और साथ साथ में डब्लू का ध्रुवीय रूप ने अपन ने अवकलज देख लिया था। तो आज की क्लास में अपन लेक्चर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और जो अपना अब टॉपिक है वो है नेक्स्ट प्रसंवादी फलन, हार्मोनिक फंक्शन। डेफिनेशन भी काफी बार इसकी पूछी जाती है एग्जाम्स में, इससे रिलेटेड थ्योरम भी पूछी जाती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो डेफिनेटली 100% पूछा जाता है। तो कुल मिला के जो एक टॉपिक है प्रसंवादी फलन या हार्मोनिक फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आप लोगों के लिए। तो हमें इसे ध्यान से पढ़ना भी है, समझना भी है। और इसमें क्या है कि बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं कि यू और वी, यू दिया वी फाइंड करना, वी दिया यू फाइंड करना, ऐसे करना वैसे करना, एफ जेड करना, एफ जेड को जेड के पदों में ज्ञात करना। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हमें दिखने वाली हैं, मिलने वाली हैं और सबके टाइप अलग अलग है। तो एक दो दिन 3 दिन में, जितने दिन में टॉपिक कंप्लीट होगा अपन शुरू करते हैं इसको। और ध्यान से देखिए आप लोग, देखिए प्रसंवादी फलन या हार्मोनिक फंक्शन होता क्या है। ये तो डेफिनेशन की बुक की जो एग्जैक्ट लिखी हुई है उसको देख लेते हैं अपन और फिर उससे रिलेटेड जो इसमें जितना अपन समझ सकेंगे उसको अपन देखेंगे। तो किसी प्रांत डी में परिभाषित वास्तविक मान फलन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि बहुत इंपॉर्टेंट है वास्तविक मान, रियल वैल्यूड फंक्शन। कि सर जो हमारा टॉपिक है वो तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन पे है, तो अब ये वास्तविक मान फलन की बात क्यों कर रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखें, समझते जाइए। वास्तविक मान फलन यू एक्स वाई प्रसंवादी कहलाता है यदि वह मतलब खुद यू एक्स वाई वह उसके प्रथम 2 कोटियों के आंशिक अवकलज, प्रथम 2 कोटियों के आंशिक अवकलज, ये क्या होते हैं, यू के प्रथम 2 कोटियों के आंशिक अवकलज। यू किसका फलन है, एक्स और वाई का, यू एक्स और वाई का फंक्शन है। तो जो इसके प्रथम 2 कोटियों के आंशिक अवकलज वो तो होंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक होगा डेल यू अपॉन डेल वाई, ये तो प्रथम कोटि के। अब प्रथम 2 कोटि की बात करिए तो अगली कोटि कौन सी होगी, 2 नंबर की, कौन सी, डेल 2 यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल 2 यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो प्रथम 2 कोटियों के आंशिक अवकलज हो गई ये क्या हो, संतत हो। ये कैसे होनी चाहिए भैया, संतत अपन पहले खूब अच्छे से पढ़ चुके हैं। वे लाप्लास समीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या, लाप्लास समीकरण को प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर क्या करें, संतुष्ट करें। मतलब यू का 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव, यू का 2 बार वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में, दोनों को ऐड करना है, कितना आना चाहिए, 0। तब जाके ऐसे फंक्शन को आप क्या कहते हो, प्रसंवादी फलन या फिर हार्मोनिक फंक्शन। बहुत ध्यान से समझिएगा कि किसी प्रांत डी में परिभाषित वास्तविक मान फलन यू एक्स वाई प्रसंवादी कहलाता है यदि वह और उसके प्रथम 2 कोटियों के आंशिक अवकलज संतत हो। वे लाप्लास समीकरण डेल 2 यू अपॉन डेल स्क्वायर प्लस डेल 2 यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 को प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर क्या करते हो, संतुष्ट करते हो। तो समझने वाली बात यहां पर यह है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि एक आपको रियल वैल्यू फंक्शन या वास्तविक मान फलन यू एक्स वाई दिया जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, यू दिया जाएगा, यू खुद
और उसके प्रथम दो कोटियों के आंशिक अवकलज, मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालने हैं। फिर आपको चेक करना है कि वो संतत है या नहीं, तो वो संतत होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो लाप्लास समीकरण है, इसको लाप्लास समीकरण बोलते हैं अपन, कि किसी भी एक रियल वैल्यू फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार प्लस वाई के रेस्पेक्ट में 2 बार और कितना आना चाहिए 0, और इसको क्या करे वो सेटिस्फाई करे, तो इसे अपन क्या बोलते हैं प्रसंवादी फलन या हार्मोनिक फंक्शन। बात हो गई क्लियर। अब एक चीज और, क्या सर संतत कैसे चेक करेंगे? चलो लाप्लास समीकरण का तो ठीक है, 2 बार डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव या आंशिक अवकलन करेंगे और मान वैल्यू 0 आ जाएगी, लेकिन कंडीशन ये है कि सर इसको कैसे सोल्व करेंगे संतत का। एक बात ध्यान रखना, आपकी बुक में जितने भी फंक्शन दिए जाएंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड, सारे के सारे पहले से ही संतत होंगे, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो संतत नहीं हो, अपने है ही नहीं सिलेबस में चीज। चलो ठीक है सर, संतत का काम हो गया, फिर भी संतत पता कैसे लगाते हैं? याद कीजिए, आप छोटी क्लासों में पढ़ते थे यार, अब भी मैंने आपको बताया था, संतत टॉपिक पढ़ाया था जब, कि जो बहुपदीय फलन होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, अपने प्रांत में संतत होते हैं या अपने डोमेन में क्या होते हैं, वो कंटिन्यूअस होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी क्या, कि कोई भी रियल वैल्यू फंक्शन या वास्तविक मान फलन u x y, अब जरूरी नहीं है कि u ही रहे, कि सर जो डेफिनेशन थी वो तो u के लिए थी, अगर कहीं v आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, v के साथ ये काम हो जाएगा, डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो समझने वाली बात ये है कि कोई भी वास्तविक मान फलन हो जो x का और y का फंक्शन है, x का और y का क्या है फलन, और उसके प्रथम दो कोटि के अवकलज ये वाले डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल टू यू अपॉन डेल स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, मतलब कि ये तो देखो आपके वैसे संतत होने ही है, अपने सिलेबस में सारे के सारे संतत वाले ही हैं, तो इस टॉपिक को तो अपन छोड़ दें, इसमें फोकस करें ही नहीं। फिर अब बचा कौन सा, कि सर बच गया ये लाप्लास समीकरण डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 क्या करे, अपने प्रांत डी में क्या करे, संतुष्ट करे। मतलब हमारा जो टारगेट अब रह जाएगा ना, ये तो हर किसी में होगा, तो टारगेट में कौन रह गया हमारे, कि सर ये रह गया। तो आपको बस ये चेक करना है, ये तो अपन डायरेक्टली लिखेंगे, ये चेक करना है, और यदि ऐसा होता है तो संतत होगा, वरना संतत प्रसंवादी होगा, वरना प्रसंवादी नहीं होगा। अब पहले अपन कुछ एक दो थ्योरम देखते हैं इनके ऊपर, और थ्योरम के साथ साथ ही फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे, देखते जाइए। प्रसंवादी फलन या हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन के बाद अपने पास एक छोटी सी थ्योरम है, इंपॉर्टेंट भी अच्छी भी है, 2011 में पूछी गई है, और ये आपसे ये कह रही है कि किसी प्रांत डी में एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, किसी प्रांत डी में एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई एक विश्लेषिक फलन हो, मतलब कैसा फलन है, एनालिटिक फंक्शन विश्लेषिक फलन, तब यू एक्स वाई व वी एक्स वाई प्रांत डी में प्रसंवादी फलन कहलाता है। मतलब जब यू एक्स वाई और वी एक्स वाई इनसे मिलकर जो फंक्शन बन रहा है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन या सम्मिश्र चर फलन एफ जेड, यदि ये विश्लेषिक है तो यू और वी क्या कहलाते हैं, प्रांत डी में प्रसंवादी फलन। अब यू और वी प्रसंवादी फलन कहलाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इसका ये होता है, देखो सुनो, एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई है, ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई आपको। अब ये विश्लेषिक आपको दे रखा है, विश्लेषिक होता क्या है, क्या होता है विश्लेषिक, सिंगल वैल्यू, क्या होता है, सिंगल वैल्यू फंक्शन, एक मानी फलन, और क्या होता है, अवकलनीयता अद्वितीय, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी यूनिक होनी चाहिए अपने प्रांत में, और अवकलनीयता परिभाषित है या अद्वितीय है तो निश्चित रूप से क्या होगा, संतत होगा। मतलब ये दोनों के दोनों क्या हैं, संतत होंगे, तो इनके पार्शियल डेरिवेटिव भी क्या होने वाले हैं, संतत होने वाले हैं, ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई। और सुनिएगा ध्यान से, इसमें आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात आ जाती है किसकी, कि यू एक्स वाई और वी एक्स वाई कैसे होने चाहिए, प्रसंवादी। अब प्रसंवादी का कॉन्सेप्ट आके किस बात पे टिक जाता है, लाप्लास समीकरण पे। यदि लाप्लास समीकरण संतुष्ट कर जाती है u के लिए तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, और v के लिए डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 यदि आ जाता है तो u और v क्या हो जाएंगे, प्रसंवादी फलन हो जाएंगे। तो क्वेश्चन हमें क्या किया है, फंक्शन दे दिया एफ जेड, वो कैसा है, विश्लेषिक है, एनालिटिक है, हमें प्रूफ करना है कि u और v कैसे हैं, प्रसंवादी है, मतलब हमें लाना है लाप्लास समीकरण u पे और v पे संतुष्ट करवानी है, ठीक है। चलो इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, 2011 में आ चुकी है, छोटी थ्योरम बस है ना, है बहुत आसान। तो चलते जाइए, तो आपको दिया है या गिवन है आपको कि एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, ठीक, आपको एफ जेड इक्वल टू क्या दे रखा है, यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, और ये फंक्शन कैसा दे रखा है आपको, एनालिटिक दे रखा है। कैसा दे रखा है, एनालिटिक, मतलब
विश्लेषिक। और जब आपको ये विश्लेषिक फलन दिया हुआ है तो निश्चित रूप से इसके तो जो u और v है वो क्या होंगे, संतत होंगे। तो आप लिख देना कि ux y और जो vx y है वो कैसे होंगे, कंटिन्यूअस होंगे या फिर संतत होंगे। यहां तक बात क्लियर, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है कि सर प्रूफ करना है कौन सा, कि डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक चीज और देखो, आप जानते हो कि यदि एफ जेड विश्लेषिक है, वी नो दैट, या पर हम जानते हैं इफ एफ जेड इज एनालिटिक, मतलब यदि फलन एफ जेड विश्लेषिक है देन इट विल सेटिस्फाई क्या, सी आर इक्वेशन। सही बोल रहा हूं क्या? यदि एफ जेड एनालिटिक है, विश्लेषिक है, तो कौची रीमान समीकरण क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। कि यदि एफ जेड विश्लेषिक है तो सी आर इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। ठीक है। अब सी आर इक्वेशन कौन सी होती है, जैसे सी आर इक्वेशन होती है डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। पहली इक्वेशन नंबर इसको दे दो फर्स्ट, इसको दे दी सेकंड, और दूसरी होती है सर डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। इसको आप दे दिया इक्वेशन नंबर कितना, 3। चलो यहां तक आ गया। लेकिन लाना क्या है, लाना है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। लाप्लास समीकरण संतुष्ट करवानी है। तो लाप्लास समीकरण के लिए अपन क्या करने वाले हैं, यहां लिखेंगे सिंस vxy इज कंटिन्यूअस, मतलब जो vxy है वो कैसा है, संतत है। और ये संतत है तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, डेल टू वी अपॉन डेल एक्स डॉट डेल वाई इक्वल डेल टू वी अपॉन डेल वाई डॉट डेल एक्स। ये लाइन लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बोलते बता दो मुझे। मतलब ये पहले v का y के रेस्पेक्ट में किया, फिर v का x के रेस्पेक्ट में किया, पार्शियल डेरिवेटिव आंशिक अवकलन। यहाँ पे v का पहले x के सापेक्ष किया, फिर v का किसके सापेक्ष किया, y के सापेक्ष किया। दोनों बराबर होते हैं, मतलब किसी चीज का पहले x के सापेक्ष अवकलन कर दो, फिर y के सापेक्ष अवकलन कर दो, पार्शियल आंशिक, और या फिर पहले आप y के सापेक्ष कर दो फिर x के सापेक्ष कर दो, दोनों क्या आते हैं, बराबर। फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के आ चुके हैं पार्शियल डेरिवेटिव आंशिक अवकलन वाली आपके चैप्टर पे। ये चीज सही है ना। अच्छा सुनो, अब मैं इसी में आगे बढ़ा रहा हूं अपने टॉपिक को। लाना क्या है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर। यदि इक्वेशन नंबर 2 को देखा जाए बाई इक्वेशन नंबर 2 क्या है बताओगे जरा, कि सर डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये लो, इक्वल है किसके, डेल वी अपॉन डेल वाई के। लाना क्या है कि डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो इसका एक्स के रेस्पेक्ट में यदि फिर से कर दिया जाए तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दिया इसका मैंने, उधर वाले का भी क्या हो जाएगा सर, डेल टू वी अपॉन डेल एक्स डॉट डेल वाई। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, 5। क्लियर। अब इस पे आ जाओ इक्वेशन नंबर 3 पे, बाई इक्वेशन नंबर 3 कितना है, डेल यू अपॉन डेल वाई, ये लीजिए डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल कितना है, माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब वाई के रेस्पेक्ट में कर दो अब की बार, क्योंकि चाहिए क्या, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो आप लोग लिखेंगे डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल माइनस का डेल टू वी अपॉन डेल वाई डॉट डेल एक्स। इक्वेशन नंबर कितना आ गया, 6। यदि समीकरण 5 और 6 को देखूं तो ये भी इसके बराबर है, ये इसके नेगेटिव के बराबर है। मतलब समीकरण किससे, 5 व 6 से। बाई इक्वेशन 5 एंड 6 क्या लिखोगे, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, बराबर, ये दोनों इक्वल तो है लेकिन नेगेटिव साइन आ रहा है तो इस पे क्या लग जाएगा, माइनस का डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, उठा के इधर ले आओ तो कितना आ गया, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल कितना, 0। और यही क्या है, लाप्लास समीकरण। यही क्या है, लाप्लास समीकरण, जो कि लाप्लास समीकरण है। अब लाप्लास समीकरण को संतुष्ट कौन कर रहा है, u कर रहा है ना। जब लाप्लास समीकरण को u संतुष्ट कर रहा है और u पहले से क्या है, संतत है, तो आप क्या कहेंगे, u जो है वो प्रसमवादी फलन है। जो u एक्स वाई है इज हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन मतलब u आपका प्रसमवादी फलन है। अब जैसे आपने u को किया, v को हटाया ना, ऐसे डिट्टो को भी किसके साथ कर सकते हैं अपन, v के साथ कर सकते हैं। इसी प्रकार
इसी प्रकार कौन सा अगला v, vxy भी प्रसंवादी फलन होगा, vxy भी प्रसंवादी फलन होगा। मतलब आप कह दोगे कि vxy इज ऑल्सो हार्मोनिक फंक्शन। तो ये प्रसंवादी फलन क्लियर हो गया। बस इसने यही तो कहा था कि प्रांत डी में u और v प्रसंवादी हैं, तो u के लिए संतुष्ट कर दी लाप्लास समीकरण, तो u प्रसंवादी है। इसी प्रकार किसके लिए हो जाएगा, v के लिए। यहां आप लेकर क्या चलोगे, u वाला ले चलना, v अपने आप आ जाएगा, करना नहीं है अपन को, इसी प्रकार करके लिख देना है। ये तो बात हुई थ्योरम की। चलो अब एक चीज और समझाओगे ध्यान से कि यदि fz इक्वल टू uxy प्लस आयोटा vxy आपको कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन दे रखा है, अभी नोट करने को टाइम दूंगा है ना, थोड़ी देर रुक जा, पहले समझ लो जो कहना चाह रहा हूं। यदि fz एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है और वो आपको दे रखा है uxy प्लस आयोटा vxy आपको यदि दिया हुआ है और वो एनालिटिक है, मतलब वो विश्लेषिक है, तो जो v वाला है ना उसको u का बोलते हैं प्रसंवादी संयुग्मी, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। यदि fz इक्वल टू u प्लस आयोटा v आपके पास है और u और v प्रसंवादी फलन है, मतलब लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते हैं, तो v को u का प्रसंवादी संयुग्मी कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनना इस लाइन को, बहुत काम आने वाली है। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब ये कहना चाहिए, लिख दो साइड में नीचे, देखो कि एक्स्ट्रा लिख रहा हूं ना, नोट डाल के लिख देना आप कि जो fz इक्वल टू u प्लस आयोटा v है, यदि ये आपका विश्लेषिक है, मतलब कैसा है ये कि सर ये एनालिटिक है आपका, और u कैसा है, u और v कैसे हैं, प्रसंवादी, u और v कैसे हैं, प्रसंवादी या फिर हार्मोनिक। तो जो v वाला है ना आयोटा के साथ जो आया है, इसको u का, v वाले को u का प्रसंवादी संयुग्मी कहते हैं। तो जो v है वो क्या है, u का प्रसंवादी संयुग्मी, कि मतलब हार्मोनिक कॉन्जुगेट। बस ये आपकी थ्योरम हो चुकी है, और राइटिंग का थोड़ा मैनेज कर लेना, थोड़ी ज्यादा अच्छी है मेरी। तो इसमें v जो है वो u का क्या है, प्रसंवादी संयुग्मी। समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा, फिर भी रहता है तो एक बार कांटेक्ट करके पूछ लेना, मैसेज छोड़ देना जैसे आपको ठीक लगे। और मैं तो ये कहूंगा कि एक बार दोबारा से इसको देख लेना, डाउट नहीं रहने वाला है बिल्कुल। नोट कीजिए, इससे रिलेटेड एक और थ्योरम है, उसे अपन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट थ्योरम है आपकी 3.8.2 जो सन 2002 में पूछी गई है। अब इंपॉर्टेंट इतने नहीं है थ्योरम, लेकिन क्वेश्चंस जो होंगे वो इस थ्योरम पे बेस हैं सारे के सारे। मतलब यदि ये समझ में आ जाएगी तो आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, समझ में नहीं आएगी तो क्वेश्चंस करने में आपको हल्की फुल्की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें थ्योरम को भी समझना है और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी समझना है। चलिए, ये है कि यदि fz इक्वल टू u प्लस आयोटा v विश्लेषिक फलन है, मतलब fz कोई फंक्शन दे रखा है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, वो कैसा फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन या फिर विश्लेषिक फलन। उसके बाद जहां uxy और vxy संयुग्म प्रसंवादी फलन है, मतलब u और v एक दूसरे क्या है, संयुग्म, इनमें से एक दिया हुआ है कौन सा u, तब दूसरा v ज्ञात करना। मतलब एक आपको u दे रखा है, दूसरा क्या v ज्ञात करना। ये टॉपिक जो है ये वाला जो अब शुरू होने वाला है कि एक दे रखा होगा u, दूसरा v पूछेगा, या v दे रखा होगा और u पूछेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेट आता है आपके एग्जाम में। अब वो इसके जो लेवल है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। पहले अपन u दिया होगा, v निकालेंगे, फिर उसमें कुछ और करवाएगा, फिर fz निकलवाएगा z के पदों में, जो भी होगा ना वो आगे अपन देखते जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन डेफिनेटली इसमें से आपको मिलने वाला है। चलिए अपन शुरू करते हैं। If fz is analytic and uxy vxy conjugate harmonic conjugate है, let one of these function uxy is given, तो find other function vxy। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन देखते हो। करना क्या है आपको, सबसे पहले तो fz इक्वल टू u प्लस आयोटा v दे रखा है और u गिवन है, v फाइंड करना है। u आपको दे रखा है, v वाला आपको ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ा जो फोकस रहेगा वो किस पर रहेगा, अपना v पर। किसकी सहायता से, u की सहायता से, है ना। तो आप लिखेंगे सिंस fz इज, या fz, मैं काम करता हूं हिंदी में लिखता जाता हूं, इंग्लिश में बोलता जाता हूं, इंग्लिश मीडियम वाले साथ साथ नोट कर लेना। fz इक्वल टू
u प्लस आयोटा v एक विश्लेषिक फलन है, एक विश्लेषिक फलन है। जो एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी आपका है वो कैसा फलन है? विश्लेषिक फलन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते जाओ। अब इसमें क्या होगा कि विश्लेषिक फलन तो कोशी-रीमान समीकरण संतुष्ट करेगा, तो यह है CR इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। मतलब जो डेल यू अपॉन डेल एक्स है वो इक्वल होगा डेल वी अपॉन डेल वाई के, कॉमा जो डेल यू अपॉन डेल वाई है वो इक्वल होगा माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। फाइंड क्या करना है? वी फाइंड करना है। अब आप लिखेंगे हम जानते हैं, पहले एक बार समझते जाइए, बाद में नोट करिएगा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि डीवी को क्या इस तरह से लिखा जा सकता है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स और यहां पर डेल वी अपॉन डेल वाई डी वाई। सर आपने ऐसे क्यों तोड़ा? एक चेन रूल पढ़ा था या फिर संपूर्ण अवकलज जो होता है कंप्लीट डेरिवेटिव फर्स्ट ईयर में था आपके, वही है ये कि डीवी जो v है किस किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे और y पे। तो इसको एक बार x के साथ और एक बार किसके साथ? y के साथ। यदि आपको ध्यान हो तो पिछले लेक्चर में उससे पिछले में ये चीज बताई गई थी, मैंने आपको सिखाई थी। तो इसको बोलते हैं कंप्लीट डेरिवेटिव या फिर संपूर्ण अवकलज। ठीक है, उसको यदि v है x और y पे डिपेंड कर रहा है तो पार्शियल में उसे दो पार्ट्स में ऐसे तोड़ा जा सकता है कि डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डी वाई। क्लियर हुआ यहां तक? चलो ठीक। अब आगे क्या लिखना है कि सर आगे अब इनका यूज करना है, क्योंकि ये आपको दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है आपको कि सर जो फाइंड करना है वो तो v फाइंड करना है, मतलब हमें v ज्ञात करना है। और दिया क्या है? u दिया है भाई। दिए कह तो रहा है कि u एक्स वाई और v एक्स वाई प्रसंवादी फलन है, इनमें से एक u दे रखा है और दूसरा v ज्ञात करवा रहा है। जो v ज्ञात करवा रहा है u दे रखा है, तो जो दे रखा है उसी को तो यूज करेंगे अपन। तो v को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? u में कन्वर्ट करना पड़ेगा। v आपको दे रखा है, यहां अपन को u की टर्म्स यूज करनी पड़ेंगी। अब सर v की जगह u की टर्म्स लाएं कैसे? उसके लिए कौन बैठा तैयार? कि साहब कोशी-रीमान समीकरण बैठी है, CR इक्वेशन। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स तो यहां से लिखा जाएगा माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई u की फॉर्म में, और डेल वी अपॉन डेल वाई यहां से लिखा जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स। मतलब आप लिखने वाले हैं डेल वी अपॉन डेल एक्स की जगह माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई और यहां क्या आने वाला है? dx। और डेल वी अपॉन डेल वाई आप क्या लिखने वाले हैं? डेल यू अपॉन डेल एक्स। और ये आ गया आपके पास क्या? dy। इक्वेशन नंबर आपने इसको दे दी कितनी? 4 और ये हो गया dv। यहां तक कोई भी किसी तरह की दिक्कत कि सर नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या जो अब इसको सॉल्व भी तो करना है, जितना पॉसिबल हो सके उतना सॉल्व भी तो करना है आपको। चलो अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि ये कंडीशन आपके पास लिखी हुई है, क्या ये एक अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन जैसी फॉर्म है ना? और ये m dx प्लस n dy की फॉर्म है। तो लिखोगे इक्वेशन नंबर 4 या समीकरण नंबर 4 m dx प्लस n dy के रूप की है। और जब इस रूप की है तो m की वैल्यू है कितनी? लिख दो ना, इक्वेशन नंबर 4 इज इन द फॉर्म ऑफ m dx प्लस n dy। तो आप क्या लिखने वाले हैं? m की जगह तो माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई और n की जगह क्या रखने वाले हैं? डेल यू अपॉन डेल एक्स। क्लियर? ठीक है। अच्छा, जब एक बात बताओ, जब ये इस फॉर्म की है तो ये यथार्थ भी हो सकती है एग्जैक्ट? याद करो सेकंड ईयर में आपने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन या यथार्थ अवकल समीकरण पढ़ी थी और वो क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आती है। फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो बुक थी ना अवकल समीकरण वाली, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में था ये टॉपिक। वहां क्या था मैं आपको पहले समझा देता हूं थोड़ा सा उसके बारे में, इसको रफ कर दूंगा एक बार समझा के। कि कोई भी यदि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, ठीक है, यहां से आप क्या करते थे? डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x चेक करते थे। यदि ये दोनों इक्वल आ जाएं, डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x, ठीक है, तो आप कहते थे कि ये जो इक्वेशन है ना ये एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट का मतलब कैसी है? ये यथार्थ है आपकी। ठीक है, अब चलो इसको पता लगाने तरीका यथार्थ है या एग्जैक्ट है, इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता? इसका जो हल होता था, इसका जो सॉल्यूशन होता था वो होता था m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy। और यहां आप क्या लिखते थे? y को कांस्टेंट रखना होता था और यहां जो टर्म्स आती थी वो आते थे x रहित पद और इक्वल क्या आता था? c। ये इसका क्या बनता था? सॉल्यूशन बनता था।
तो एक बार आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें और अपने रफ में बताया ना, पीछे डिक्शनरी बना रखी है, जो जो पुरानी चीजें यूज आएंगे उसको अपने पीछे से लिखते हुए आएंगे, तो वहां आप इसको एक बार लिख लीजिए छोटे से टॉपिक को। यथार्थ का टॉपिक है ये, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने का, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यथार्थ अवकल समीकरण। एक बार आप इसको लिखें फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चेक करने का तरीका क्या था, डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो यदि यहां से मैं डेल एम अपॉन डेल वाई निकालता हूं तो ये मेरे पास आने वाला है माइनस का डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और यदि मैं यहां से डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालता हूं तो ये आने वाला है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। कि सर यदि कैसे भी करके यदि ये दोनों है ना इक्वल हो जाए ना एक बार, तो ये निश्चित रूप से क्या हो जाएगी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये वाली एग्जैक्ट हो जाएगी, यथार्थ हो जाएगी, और यथार्थ वाली को हमें सॉल्व करना आता ही है, ठीक है। तो चलिए, चूंकि u एक्स वाई प्रसंवादी पहले से दे रखा है ना, प्रसंवादी फलन है, मतलब सिंस u एक्स वाई इज हार्मोनिक फंक्शन, तो इसके लिए कंडीशन होती है कि डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, 0। पढ़ाया अपन ने। ये लाप्लास समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। कैसे समीकरण है ये, लाप्लास समीकरण, नाम है लाप्लास समीकरण, है ना। चलते जाइए, एक वाले को उधर ट्रांसफर कर दें तो डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो गया। अच्छा, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, माइनस का डेल एम अपॉन डेल वाई, माइनस चिन्ह नहीं है ना, तो माइनस का डेल एम अपॉन डेल वाई, ये लीजिए। अच्छा, डेल टू यू अपॉन डेल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, डेल टू यू अपॉन डेल एन अपॉन डेल एक्स, माइनस चिन्ह डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो यहां से आ गया कि डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल है डेल एन अपॉन डेल एक्स। किसके लिए, किसके लिए, इस इक्वेशन से तो आए ये भाई, एम और एन है कहां से, इससे ही तो है, तो इसी के लिए तो आए। तो इक्वेशन नंबर 4 कैसी हो जाएगी, एग्जैक्ट या फिर यथार्थ। तो अतः समीकरण नंबर कौन सा, 4 क्या है, माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स डी वाई, डेल यू अपॉन डेल एक्स डी वाई एक कैसी है भैया, यथार्थ अवकल समीकरण है, मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सब यदि ये यथार्थ है तो यथार्थ को देखो सिंपल से मतलब यही होता है, एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट का मतलब यही होता है, यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो डायरेक्टली उसका समाकलन करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, और एग्जैक्ट नहीं है तो पहले उसे एग्जैक्ट बनाते हैं फिर सॉल्व करते हैं। अब जब ये यथार्थ अवकल समीकरण है तो इसका हल क्या होने वाला है, आप डायरेक्टली क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। और समाकलन किस तरह से करेंगे, अतः जो आपके पास है dv इक्वल माइनस का डेल u अपॉन डेल वाई डी एक्स प्लस डेल u अपॉन डेल एक्स डी वाई, ये जो आगे कैसी यथार्थ है, एग्जैक्ट है, इसे समाकलन करके इसका, अब dv है ना, dv से v कैसे मिलेगा, समाकलन करके, इसका समाकलन करके क्या किया जा सकता है, v ज्ञात कर सकते हैं, बाय इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन वी कैन फाइंड v, ठीक है, इस तरह से आपके पास होता है। तो ये आपके थ्योरम का कंप्लीट हुआ कि क्या कह रहा था ये, कि u दिया हुआ था और v फाइंड करना था। तो भाई साहब u दे रखा है, u का मैंने यूज किया, यहाँ पे इसको एग्जैक्ट की फॉर्म में चेक किया कि एग्जैक्ट आ गई है लाप्लास समीकरण की वजह से, और जब ये यथार्थ आ गए तो यथार्थ का सिंपल सिस्टम वही है, हल्का वही काम में लेंगे अपन, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, और वो एम वाला कांस्टेंट है, एन वाले में एक्स रहित पद लेने करेंगे वही, लेकिन जब क्वेश्चन देखेंगे तब अपन इसको फोकस करेंगे। अभी केवल इतना सा ये कि डीवी जो है आपके पास ये, इसका समाकलन करके वी ज्ञात अपन कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया होगा, आराम से तसल्ली से नोट कीजिए इसको, फिर अपन आते हैं क्वेश्चंस पर। अब तक जो पढ़ा उसके ऊपर एक एग्जांपल उठाते हैं अपन। एग्जांपल नंबर 3.8.4 2001 में पूछा गया है, बहुत बेसिक एग्जांपल है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। और जो अभी अपन लास्ट थ्योरम प्रूव करते हैं ना दोनों, उनका इसमें अपन को यूज करना है। क्या कह रहा है देखिएगा, कि सिद्ध कीजिए कि फलन u cos x डॉट cos हाइपरबोलिक y प्रसंवादी है तथा इसका प्रसंवादी संयुग में ज्ञात कीजिए। मतलब प्रूफ दैट फंक्शन u cos x डॉट cos हाइपरबोलिक y हार्मोनिक है एंड फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट।
अब हार्मोनिक कॉन्जुगेट कौन सा होगा, यू का, वी होगा। वी फाइंड करने का तरीका अपन ने लास्ट थ्योरम में देखा है। और इसने कहा कि प्रसमवादी भी प्रूफ कीजिए, मतलब हार्मोनिक प्रूफ कीजिए। वो क्या होता है कि u और उसके फर्स्ट टू ऑर्डर के डेरिवेटिव डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर सब कैसे होने चाहिए, कंटिन्यूअस या संतत होने चाहिए। उसके बाद ही सारा कार्यक्रम शुरू होगा, ठीक है। और लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। तो चलिए u आपके पास दे रखा है, तो सबसे पहले एक काम करेंगे आप कि आप निकालेंगे एक तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, मतलब इसका x के रेस्पेक्ट में क्या करने वाले हो, पार्शियल डेरिवेटिव या फिर आंशिक अवकलज। तो cos x का क्या होगा कि सर cos x का हो जाएगा माइनस साइन x और cos हाइपरबोलिक y जो की त्यों रह जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यदि मैं डेल यू अपॉन डेल y निकालता हूं तो वो हो जाएगा cos x कांस्टेंट cos हाइपरबोलिक y का साइन हाइपरबोलिक y। ये h है ना, मल्टीप्लाई नहीं है, हाइपरबोलिक है, अति परवलिक फलन है ना। तो ये तो हो जाएगा cos x डॉट साइन हाइपरबोलिक y, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, उसके बाद डेल यू टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसका फिर से x के रेस्पेक्ट में, तो ये वाला कांस्टेंट इसका क्या हो जाएगा माइनस का cos x डॉट cos हाइपरबोलिक y, इक्वेशन नंबर 3। और इसका डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर क्या आने वाला है बताइए। तो वही अब की बार किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, y के रेस्पेक्ट में, तो इसका होगा ना। और साइन का क्या होता है cos हाइपरबोलिक y, तो क्या लिखोगे आप cos x डॉट cos हाइपरबोलिक y, इक्वेशन नंबर कितना 4, ठीक है। अब देखो सारे के सारे x और y के तो फंक्शन है, तो लिख देना आप हियर, यहां डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर सभी किसके, x व y के फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है। तो ये कैसे हैं भैया, संतत हैं। तो ये क्या है, संतत है। मतलब दीज आर द डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई या आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। सो दीज आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर, मतलब सभी जगह क्या है, ये संतत है, ठीक है। अब चलो एक पार्ट कंप्लीट हुआ, लेकिन उस प्रसमवादी होता कब है, जब लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है। तो बाई इक्वेशन 3 and 4, बाई इक्वेशन 3 and 4 डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इसकी वैल्यू ये रही माइनस का cos x डॉट cos हाइपरबोलिक y प्लस इधर क्या है cos x डॉट cos हाइपरबोलिक y, इससे कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 0। तो ये इसी को अपन क्या बोलते हैं, लाप्लास समीकरण। क्या बोलते हैं इसको, लाप्लास समीकरण। तो u लाप्लास समीकरण संतुष्ट करता है, u लाप्लास समीकरण संतुष्ट करता है, u सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन, सो u इज हार्मोनिक। u कैसा है, प्रसमवादी फलन है। तो क्वेश्चन का हाफ पार्ट कि u वाला प्रसमवादी हो चुका है। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है कि भाई साहब इसका प्रसमवादी संयोग में ज्ञात करो, और प्रसमवादी संयोग में क्या है, v निकालना होता है। चलिए v निकालने का मेथड अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। उसने क्या कहा था, चूंकि या सिंस dv का फॉर्मूला क्या था कि सर डेल v अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल v अपॉन डेल वाई डी वाई, माइनस का डेल u अपॉन डेल वाई डी आई डी एक्स और प्लस डेल u अपॉन डेल एक्स डी वाई। इस तरह से आपका dv लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़िए, इक्वेशन नंबर दे दिया आपने इसको कितनी, 1 2 3 4 हो गई, इसको दे दिया आपने 5। तरीका वही था कि डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है, डेल यू अपॉन डेल वाई की ये cos x साइन हाइपरबोलिक y, तो dv इक्वल टू आ जाएगा माइनस का cos x साइन हाइपरबोलिक y dx प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस साइन एक्स cos हाइपरबोलिक y, तो माइनस साइन x डॉट cos हाइपरबोलिक y dy। इस तरह से आपके पास dv लिखा जा चुका है। अब ये कैसी इक्वेशन है, यथार्थ अवकल समीकरण है। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, वही जो तरीका सिखाया था आपको। पहले चेक करते हैं यथार्थ है या फिर नहीं। इसको देना आप इक्वेशन नंबर कितनी, 5। तो यहां इसकी फॉर्म है वो mdx प्लस ndy की फॉर्म में है, तो इक्वल टू कितना 0। तो m की वैल्यू कितनी है कि सर माइनस cos x साइन हाइपरबोलिक y, और n की वैल्यू कितनी है माइनस साइन x डॉट cos हाइपरबोलिक y। क्लियर, आगे बढ़िएगा।
तो आपके पास क्या आने वाला है, आप लिखेंगे यहाँ डेल एम अपॉन डेल वाई, इसका वाई के रेस्पेक्ट में साइन का कॉस हो जाएगा तो माइनस कॉस एक्स डॉट कॉस हाइपरबोलिक वाई। और यदि मैं डेल एन अपॉन डेल वाई करता हूँ, सॉरी एक्स करता हूँ, तो क्या आने वाला है साइन एक्स का कॉस एक्स, तो माइनस का कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई। और दोनों क्या है इक्वल, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल है किसके, डेल एन अपॉन डेल एक्स के। आप तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 5 इज एग्जैक्ट या फिर यथार्थ। और यथार्थ का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, समाकलन करके। समाकलन भी एक स्पेशल तरीके से करना है, वो सिखा देता हूं। देखो समीकरण 5 का क्या करने पर समाकलन, और समाकलन स्पेशल तरीके कैसे देखते जाओ कि dv का तो हो जाएगा v, ठीक है, यहां लिखोगे एम डी एक्स प्लस यहां लिखोगे एन डी वाई, और प्लस में कितना c, और जो एम डी एक्स के लिए y तो रखना है अचर या फिर कांस्टेंट, और यहां आपको केवल x रहित पद लेने हैं। क्या लेने हैं, x रहित पद जिसमें x नहीं हो। ठीक है, सुनिएगा, पढ़ चुके हो आप ये सेकंड ईयर में, वही यूज कर रहा हूं मैं, देखते जाओ। m की वैल्यू कितनी है, ये वाली, कितना, माइनस का cos x डॉट साइन हाइपरबोलिक y dx, मतलब इसको आपने बोल दिया y क्या है आपका कांस्टेंट, और प्लस x रहित पद, मतलब n में x रहित पद लेना है, तो n में तो साइन x है, तो x रहित पद तो है ही नहीं, ये मत कहना सर cos हाइपरबोलिक y है, वो है मल्टीप्लाई में, तो एक ही टर्म में पूरी पूरी, तो इसमें है नहीं तो उसको छोड़ दो, भाई है ही नहीं, इसको क्या लिखना है, और प्लस कितना c, तो यहां आप लिखेंगे y को कांस्टेंट रखना है, तो ये वाली पूरी टर्म कांस्टेंट, तो माइनस का साइन हाइपरबोलिक y तो रह गया बाहर, cos x का इंटीग्रल साइन x इंटू कितना साइन x, और प्लस कितना c, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, v की, जो vxy है ना, इसका क्वेश्चन कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि ये प्रसंवादी है और इसका प्रसंवादी संयुग्म ज्ञात कीजिए, वो प्रसंवादी संयुग्म v अपना आ चुका है। क्या है ये, प्रसंवादी संयुग्मी। क्लियर है बात, टॉपिक समझ में आ गया होगा। पहले इसने कहा था कि u को प्रूफ कीजिए कि भाई u प्रसंवादी है, मतलब u हार्मोनिक है। उसके बाद इसने क्या कहा कि प्रसंवादी संयुग्मी फिर आप ज्ञात कीजिए, मतलब हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड कीजिए। प्रोसेस पूरा का पूरा है ही, पहले यहां मैंने डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाला, डेल यू अपॉन डेल वाई निकाला, डेल टू यू अपॉन डेल स्क्वायर निकाला, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर मैंने निकाला। उसके बाद ये सब के सब एक्स और वाई के फंक्शंस हैं, जो कैसे हैं, संतत हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख देना, एक्स और वाई के त्रिकोणमिति फलन है ये, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक। उसके बाद डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर मैंने चेक किया, जीरो आ रहा है, जो कि लाप्लास समीकरण है, संतुष्ट करता है, जरूरी भी है, इसके बिना तो हार्मोनिक का या प्रसंवादी का पता नहीं लगेगा। फिर u लाप्लास समीकरण संतुष्ट करता है, तो u कैसा है, हार्मोनिक है। उसके बाद dv इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई dy लिखा जा सकता है, क्योंकि v को ही अपन क्या मान के चल रहे हैं, प्रसंवादी संयुग्मी। किसको मान के चल रहे हैं, vxy को। फिर dv को कोशी रीमान समीकरण होती है, कोशी रीमान समीकरण में डेल u अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल होता है, डेल वी अपॉन डेल वाई, क्योंकि fz विश्लेषिक फलन, सॉरी u कैसा है, प्रसंवादी है, प्रूफ हो चुका है ये, ठीक है। तो इसकी जगह लिखा जा सकता है, सॉल्व करते 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 अपन यहाँ पहुंच गए। एग्जैक्ट के अकॉर्डिंग अपन सॉल्व किया था, अकॉर्डिंग आपका सेकेंड ईयर का मेथड था, कोई नई चीज है नहीं, आराम से नोट कीजिए। चलिए फटाफट, ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आज अपन ने डिस्कस किया प्रसंवादी फलन के बारे में, क्या होता है, कैसा होता है, कैसे संतुष्ट करता है, और उसके बाद अपन ने उसके ऊपर 2 थ्योरम देखी और एक क्वेश्चन देखा। अब नेक्स्ट क्लासेज में अपन क्या करने वाले हैं कि अपन प्रसंवादी फलन से रिलेटेड जितने भी हार्मोनिक फंक्शन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट होंगे कि प्रसंवादी सिद्ध कीजिए और ये v वाला फाइंड कीजिए, v ज्ञात कीजिए प्रसंवादी संयुग्म में, कुछ इनसे थोड़ा एडवांस लेवल के होंगे। तो आज की क्लास को डेफिनेट तरीके ढंग से देखें, अच्छे से देखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, एक क्या मैं तो कहूँ 2 बार देखें, 3 बार देखो, और उसके बाद फिर कल की क्लास कंटिन्यू करेंगे। कल क्लास लेने से पहले, फिर से कह रहा हूं, कल क्लास लेने से पहले इस क्लास को जरूर देख लेना एक बार, 10-15 मिनट में पूरी हो जाएगी, स्पीड का ऑप्शन है आपके पास, पूरी की पूरी क्लास को आप देख लीजिएगा, ठीक है।
एक मैंने आपको टाइम को लेकर कहा था कि आप लोग मुझे मैसेज करके बताएंगे कि टाइमिंग क्या रखनी चाहिए, आपके अकॉर्डिंग टाइमिंग क्या बेस्ट रहेगी, उसके अकॉर्डिंग अपन टाइम सेट कर देंगे। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का तीनों के तीनों बैच रनिंग में है। 12th का भी अपन ने चालू कर दिया है। तो जो भी आपके बच्चे कांटेक्ट में हैं उनसे सारी चीज शेयर करें, एप्लीकेशन शेयर करें, यूट्यूब की लिंक शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में उनको ऐड करवाएं और पढ़ाई के लिए आप मोटिवेट कीजिए। खुद भी मोटिवेट रहिए, खुद भी पढ़ते रहिए और अपने साथ वालों को भी मोटिवेट करते रहिए। फर्स्ट ईयर का बैच शाम को चल रहा है, सेकंड ईयर का सुबह 8 बजे, थर्ड ईयर का टाइम अभी 11 बजे है जो अपन चेंज करने वाले हैं कुछ दिनों में। और बस पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।